Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, today we are going to solve another question of segment reporting. It's a comprehensive question. इसके अंदर हमारे पास different segments हैं और इन segments में से हम पहले तो हमने ये देखा था ना कि segment reporting के लिए जो segment select करने हैं उसका criteria क्या होगा, वो test कितनी तरह के हैं, वो test हमने देखे थे. फिर हमने ये देखा था कि कंपनी की जो पॉलिसी है सेगमेंटेशन के हवाले से या जो इंटर सेगमेंट सेल्स के हवाले से उसको हमने देखा था कि वो कैसी होनी चाहिए, उसमें हमें आईएएस क्या गाइड करता है. इसी तरीके से फिर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किया था डेफर्ड टैक्स एसेट के हवाले से कि उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर. अभी हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है. इसके अंदर हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं. हम इन तीनों सेगमेंट्स को बारी बारी देखेंगे कि क्या ये रिपोर्टेबल हैं कि नहीं, और इनमें से जो भी रिपोर्टेबल होगा फिर उसकी हम एक रिपोर्टिंग जैसे एक रिपोर्ट बनती है सेगमेंट की, जैसे सेगमेंट रिपोर्टिंग होती है वैसे हम उसकी जो है वो रिपोर्ट बनाएंगे इंशाल्लाह. तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है जी. हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं, डिवीजन ए, बी एंड सी. ये 3 सेगमेंट्स हैं. ये इनके रिस्पेक्टिव सेल्स हैं. सेल्स टू बी यानी कि ए सोल्ड समथिंग टू बी, ये इंटर सेगमेंट सेल है जी 3050 की. उसके बाद हमारे पास हैं अदर सेल्स टू द लोकल मार्केट एंड देन वी हैव सम एक्सपोर्ट सेल्स. तो ये दोनों लोकल मार्केट में जो एक्सटर्नल पार्टीज को सेल किए हैं और जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सटर्नल पार्टीज को सेल किए हैं, ये दोनों मिला के हमारे पास एक्सटर्नल सेल्स हो गई और ये सेल्स टू बी इज इंटरनल सेल. इसी तरीके से बी का अगर हम देखें डेटा तो सेल्स टू सी दिस इज इंटरनल सेल एंड दिस इज एक्सपोर्ट सेल्स, मींस नाउ दिस इज एक्सटर्नल सेल्स. डिवीजन सी हैज ओनली एक्सटर्नल सेल्स इन इंटरनेशनल मार्केट और इसकी कोई लोकल या इंटर सेगमेंट सेल्स नहीं है, यानी कि इसकी सिर्फ एक्सटर्नल सेल है, इंटरनल सेल्स है ही नहीं. ओके जी, अब हमारे पास कुछ अदर डेटा है. इसके अंदर हमारे पास 4 चीजें आ गई. हेड ऑफिस चूंकि सेल नहीं करता, सेल तो सेगमेंट्स का काम है, डिवीजन्स का काम है, वही करेंगे. अब ये चूंकि अदर चीजें हैं, इसमें एसेट का, लायबिलिटीज का रिकॉर्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस का रिकॉर्ड है, तो यहाँ हमारे पास ए, बी और सी के साथ हेड ऑफिस भी आ गया. हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस के अंदर अगर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं तो डिफरेंट सेगमेंट्स के जहाँ पे एक्सपेंसेस हैं वहाँ हेड ऑफिस का भी कोई एक्सपेंस होगा. जहाँ डिफरेंट सेगमेंट्स के एसेट्स लायबिलिटीज हैं, हेड ऑफिस के भी कुछ ना कुछ होंगे, क्योंकि हेड ऑफिस सबको गवर्न कर रहा होता है तो उसके भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मैटर्स चल रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ एसेट्स भी होंगे, लायबिलिटीज भी होंगी, एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अलग से नहीं होगा. प्रॉफिट एंड लॉस ओवरऑल जो कंपनी का होगा वही होगा. सेगमेंट वाइज अलग हो सकता है, उसी को पुल अप करके हम कहते हैं ये टोटल कंपनी का प्रॉफिट है या लॉस है उस टाइम पीरियड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. यहाँ पे जी हमारे पास गिवन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस है बिफोर टैक्स. उसके बाद हमारे पास रीएलोकेटेड कॉस्ट फ्रॉम हेड ऑफिस हमने डिस्कस किया था. कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो आपका सेगमेंट अलहदा से बियर नहीं कर रहा होता, वो कलेक्टिव कॉस्ट होती है, वो हेड ऑफिस लेवल पर बियर होती है और आप में फिर अकॉर्डिंग टू रीजनेबल बेसिस सेगमेंट्स के अंदर हम उसको डिवाइड कर देते हैं. लाइक हम कहते हैं फलाने सेगमेंट की इस हवाले से खपत ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा कॉस्ट चार्ज होगी. चार्ज होने की डेफिनेटली कोई ना कोई बेस होगी, कोई फॉर्मूला होगा, कोई पर यूनिट, कोई पर आर, कोई पर जॉब, इस तरह से कुछ भी होगा. और इसी तरीके से हम बाकी सेगमेंट्स को भी हो सकता है कि कोई ऐसी कॉस्ट हो, जैसे हमारे यहाँ पे 3 सेगमेंट्स हैं ए, बी एंड सी. हो सकता है कि कोई ऐसी कॉस्ट हो कि जो ए और बी में शेड हो, सी में शेड ना हो. कोई ऐसी कॉस्ट हो कि बी और सी में शेड हो, ए में ना हो. और कोई कॉस्ट ए, बी और सी तीनों में शेड हो सकती है. सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरह की कॉस्ट की बात कर रहे हैं. बहरहाल जो भी कॉस्ट है, जो शेड कॉस्ट है, वो रीएलोकेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल जो भी हमारे पास मेजर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली. उसके बाद जी हमारे पास है इंटरेस्ट कॉस्ट. उसके बाद हमारे पास है फिक्स्ड एसेट. उसके बाद हमारे पास है नेट करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. अभी फिक्स्ड एसेट्स, नेट करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज सेगमेंट्स के साथ साथ हमारे पास हेड ऑफिस की भी मौजूद है. ठीक है जी, तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन गिवन है. करना हमने क्या है, हमने बेसिकली सेगमेंट रिपोर्ट बनानी है, सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी है, जो हमने अब तक जिसके हवाले से पढ़ा था. सेगमेंट रिपोर्टिंग तीनों की होगी कि नहीं होगी, ये जानने के लिए पहले हमें इन पर टेस्ट अप्लाई करने पड़ेंगे. वी नो वेरी वेल दोस टेस्ट. हमारे पास रेवेन्यू टेस्ट है, हमारे पास एसेट टेस्ट है और हमारे पास सेगमेंट रिजल्ट टेस्ट है. ये 3 टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कोई सेगमेंट, तीनों सेगमेंट में से अगर कोई भी सेगमेंट किसी भी
टेस्ट को क्वालिफाई करता है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। चलें जी, हम इसको अब सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। रेवेन्यू सेगमेंट पे आ जाते हैं। रेवेन्यू टेस्ट पे कि सेगमेंट का रेवेन्यू क्या है। अब हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं जस्ट टू नो कि हमारे पास ये जितने भी मौजूद हैं क्या ये रिपोर्टेबल हैं कि नहीं है। तो हम कहते हैं जी, पहला हमारे पास है जी सेगमेंट रेवेन्यू। ओके जी, दिस इज सेगमेंट रेवेन्यू। और सेगमेंट रेवेन्यू में हमने क्या करना होता है, हमने देखना होता है कि सेगमेंट का रेवेन्यू कितना है। तो हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं जी, ए, बी एंड सी, और इनके रिस्पेक्टिव हमारे पास सॉरी हमारे पास इनके रिस्पेक्टिव रेवेन्यूज कितना है जी। हमारे पास हम टोटल रेवेन्यू लेंगे, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, कितना है 72, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 230, और इसका इंटरनल है ही नहीं तो टोटल एक्सटर्नल 180। सो हमारे पास है जी 7200, 230 एंड 180, राइट। 7200, 200 and 130. Let me check if I'm not wrong. 180 and 230. Sorry, it's 230 and it's 180, right? अब हम इन तीनों का टोटल कर लेते हैं जी। टोटल हमारे पास कितना है? सो टोटल है जी हमारे पास ओके 7610। अब ये जो फिगर है ना, ये हमारे पास बेस है, ठीक है। अब हमने देखा है 7200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 7610, 230 इसका कितना परसेंट है, 180 कितना परसेंट है। इन तीनों में से जो भी 10% या इससे ज्यादा होगा ना, हम कहेंगे जी ये रिपोर्टेबल है। अच्छा, अब हम कहते हैं जी परसेंटेज ऑफ सेगमेंट। परसेंटेज ऑफ सेगमेंट कितनी बनती है जी हमारे पास, तो हम इसको देख लेते हैं। हम कहते हैं this divided by this, this divided by this। ओके जी, 94% है जी ये, ठीक है। और फिर हमारे पास अगर b को देखें, divided by total, okay this is 3%, okay, and then this divided by total, okay this is 2%, 94% A, B 3% और C 2%। 2% is surely less than 10%, 3% is surely less than 10%, 94% is definitely far above 10%। तो हम कहते हैं जी ये जो हमारे पास है ये है रिपोर्टेबल। मैं इसको सिंपल आर लिख देता हूँ। ये है जी नॉन रिपोर्टेबल और ये भी है नॉन रिपोर्टेबल। बेस क्या है जी, बेस हमारे पास है कि हमने कहा कि अगर इसमें से किसी का भी रेवेन्यू 10% के इक्वल या उससे ज्यादा होगा तो वो रिपोर्टेबल होगा, अदरवाइज नॉन रिपोर्टेबल, राइट। तो ये हमारे पास हो गया जी नॉन रिपोर्टेबल, ये सेगमेंट रेवेन्यू हो गया। क्लियर है। अच्छा, दूसरा टेस्ट है जी हमारे पास सेगमेंट रिजल्ट। सेगमेंट रिजल्ट हमने कहा था जी कि सेगमेंट का टोटल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है इस टाइम पीरियड की। तो टोटल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो हमारे पास है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अच्छा जी, ये है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स 160, 20 एंड -8, यानी कि ये लॉस में है सेगमेंट सी। बी थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रहा है और ए अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अदर आइटम्स में से कुछ ऐसी चीज जो हमने इसमें से लेस या ऐड करनी है। अच्छा जी, रीएलोकेटेड कॉस्ट फ्रॉम हेड ऑफिस। अच्छा, ये जो हेड ऑफिस की कॉस्ट है ये सेपरेट गिवन है। इसका मतलब है कि ये अभी यहाँ पर ऐड नहीं हुई है क्योंकि ये तो सेगमेंट का है ना। तो सेगमेंट ने अपनी रिपोर्ट तो ये बना ली कि 160 प्रॉफिट है, 20 प्रॉफिट है, 8 लॉस है, लेकिन हेड ऑफिस की चीजें अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। तो इसको हम करेंगे, कॉस्ट 160 में से लेस करेंगे, ये 20 में से लेस करेंगे, 24 -8 में से लेस करेंगे, तो ऑब्वियसली ये अलजबरा के हिसाब से -8 और -24 ऐड हो जाएगा।
अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट है, हमने ये पढ़ लिया था कि हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद जी हमारे पास फिक्स्ड एसेट है, ये प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। नेट करंट एसेट आल्सो नॉट रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, दीज आर आल्सो नॉट रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ओके, तो सिंपली हमारे पास ये दो हमारे पास बनते हैं जी रोज। ये हमारे पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और इसमें से हमने ये रीएलोकेटेड कॉस्ट टेस्ट करनी है। तो 160 minus 48 it becomes like 112. 20 minus 24 minus 24 इसका मतलब है minus 4 आ गया। ये minus 8 minus 24 इसका मतलब है minus 32. Okay, so this will be like 112 minus 4 and minus 32. Okay जी, so 112 minus 4 and minus 32. मैं इसको जरा दोबारा देख लूं। 160, 48, 132, 112, 20 minus 4, हाँ ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से। अब अगेन हम इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल क्या आएगा जी? क्या हमें टोटल करने की जरूरत है यहाँ पर? अच्छा, अगर हम इसका टोटल करें भी तो हमारे पास इसका टोटल आएगा जी, हम कर लेते हैं। ये है जी हमारे पास 76, 112 minus 4 minus 32। लेकिन आपको पता है कि हमने जब बेस लेनी है, ये बात मैंने आपसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताई थी कि जब हम बेस लेंगे तो बेस होगी कि अगर तो तीनों प्रॉफिट में होते, तो इनका टोटल बेस बन जाता। अगर तीनों सेगमेंट लॉस में होते तो इनका टोटल बेस बन जाता। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ प्रॉफिट में है, कुछ लॉस में है। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे कि प्रॉफिट वाले सेगमेंट, सारे सेगमेंट्स को ऐड करके टोटल कितना बनता है, और लॉस वाले सारे सेगमेंट्स को ऐड करके टोटल कितना बनता है, और इनमें से जो बिगर फिगर होगी दैट विल बिकम द बेस फॉर द एनालिसिस। अब टोटल जो प्रॉफिट में है वो एक ही है, सेगमेंट ए, और इसका टोटल है 112, और लॉस में दो हैं बी एंड सी, इनका टोटल मिला के बनता है -36। तो हमें पता है कि 112 इज बिगर देन 36, राइट? तो बेस अब यहाँ पे क्या होगी? 112। बी वेरी क्लियर ऑन दिस, 112 इज द बेस। अब हम कहते हैं जी अगेन, जैसे हमने पहले किया था, परसेंटेज ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट के रिजल्ट की परसेंटेज क्या बनती है रिस्पेक्टिवली? तो हम कहते हैं जी दिस डिवाइडेड बाय बेस भी यही है, तो दिस इज 1 मीन्स 100%। ओके, नाउ दिस divided by the base, okay, this is -3, मतलब 3%, okay? Now this divided by the base, okay, this is 28%, 100%, 3%, 28%, right? अच्छा, अब ये बेस है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अच्छा जी, अब हमारे पास रिजल्ट्स क्या है? रिजल्ट में जी ये चूंकि 100% है तो ये डेफिनेटली रिपोर्टेबल है। ये 3% है, दिस इज नॉट रिपोर्टेबल। दिस इज 28%, 28 इज बिगर देन 10, वी नो वेरी वेल, सो दिस इज अगेन रिपोर्टेबल। आई होप ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए टेक्निकली। ओके जी, तो हमारे पास ये दो टेस्ट हो गए। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि कोई एक सेगमेंट अगर किसी एक टेस्ट में क्वालिफाई कर जाए तो वो रिपोर्टेबल है। पहले टेस्ट के हिसाब से, रेवेन्यू टेस्ट के हिसाब से सिर्फ ए सेगमेंट क्वालिफाई कर रहा था, तो ए की तो रिपोर्ट हमने श्योरली बनानी है। जब सेकंड हमने टेस्ट अप्लाई किया, सेगमेंट रिजल्ट टेस्ट, तो ए स्टिल क्वालिफाई कर रहा है। ना भी कर रहा होता तो रिपोर्ट बननी थी, क्योंकि ये पहले में क्वालिफाई कर गया। बी वेरी क्लियर ऑन दिस, ठीक है? बी अभी भी नॉट क्वालिफाइंग, लेकिन जो सी है ना वो पहले में रिपोर्टेबल नहीं बनना था, लेकिन अब दूसरे टेस्ट में हो गया, तो नाउ दिस इज अगेन रिपोर्टेबल। अब चाहे तीसरे टेस्ट में ये रिपोर्टेबल हो या ना हो, बट नाउ इट बिकम्स रिपोर्टेबल। क्लियर है जी?